हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों छठा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में। देखें तो द्वितीय प्रश्न जो है वो झारखंड से हैं और द्वितीय प्रश्न में देखें तो 100 प्रश्न पूछा जाता है और सभी प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं और सभी प्रश्न भी हैं झारखंड से रहेंगे। तो इसी प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। इसका छुआ था दोस्तों शिशु हिरण। इसको शुभंकर के रूप में प्रतीक के चिन्ह में रखा गया था। ये खेल का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम से शुरुआत हुई थी। कब हुआ था? तो 12 से लेकर 26 जनवरी तक 2011 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली झारखंड की महिला है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अरुणा मिश्रा को आप लोग जानते होंगे दोस्तों, और बिछेंद्री पाल को भी जानते होंगे। अरुणा मिश्रा जिनके कहानी देखने को मिलता है मोटिवेशनल में, इनका पैर कट गया था, इनको फेंक दिया गया था ट्रेन से, बाद में ये विकलांग बन जाते हैं, फिर भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं। तो इसकी एक अलग ही कहानी है। बाकी बिछेंद्री पाल तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है दोस्तों बोकारो में। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। वहीं पर एक ध्यान में रखिएगा कि जो किन्नर स्टेडियम है वो जमशेदपुर में है। ये दोनों से प्रश्न हमेशा बनते हैं झारखंड में। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। किस धारा के तहत की गई? तो ये धारा है जाता है दोस्तों आपका 46। तो CNT एक्ट पढ़िएगा, उसमें आप देखिएगा तो धारा 46 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि धारा 46 के तहत बेदखली का समय वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे की रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो उस अवधि दिया गया है दोस्तों 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो देखें तो उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है और उस समय जो स्थान था वो था 7वां स्थान, 7वां स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु विद्युतीकरण का लक्ष्य है। तो इन्होंने 2016 में नई औद्योगिक नीति लागू हुआ, उसके तहत इन्होंने कहा कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया और 2017 तक ये घोषणा हुआ कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। जो औद्योगिक नीति घोषणा हुआ था दोस्तों वो सिर्फ 5 साल के लिए घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने 2016 में औद्योगिक नीति की लागू करने की अवधि है। तो इसको औद्योगिक नीति को लागू करने की अवधि कितना है? तो ये सिर्फ 5 वर्ष है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो बृहद परियोजना के तहत न्यूनतम पूंजी निवेश की जो आवश्यकता है दोस्तों उस आवश्यकता निर्धारित किया गया है 300 करोड़ रुपए। योजना देखें दोस्तों तो रघुवर सरकार के आने के बाद बनाई गई थी। तो इसको भी ध्यान रखें कि योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी। तो जो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार देखें तो इसका जो बैठक की व्यवस्था किया गया साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे पंचायती व्यवस्था में है कि साल में 2 बार बैठक होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में निर्धारित है कि कम से कम साल भर में 2 बार बैठक होनी चाहिए। यहीं भी वही प्रोसेस है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खाली स्थान के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या निजी जोत या मूल रैयत जोत अधिकृत जोत माना जाएगा। तो कितना माना जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर अगर देखें तो धारा 10 के तहत माना जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा।
तो आप SPT एक्ट और CNT एक्ट को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें खाली स्थान वर्ष तक कृषि न किया हो। तो यहाँ पर लगातार 5 वर्ष तक कृषि नहीं करते हैं तो ऐसी जो भूमि को रद्द किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को SDO और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रखा सकता है। तो किसके तहत रख सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी गांव के अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में। दूसरा हो जाएगा कि हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में। तीसरा हो जाएगा रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। इन तीनों स्थिति में वो अपने ज़मीन को रख सकता है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है? तो कितने लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है दोस्तों? तो यहाँ पर 70%। तो यहाँ पर आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का स्वामी किसको माना जाता है? तो यहाँ पर देखें तो भूमि के स्वामी माना जाएगा उपरोक्त सभी को, यानी भूमि रिकॉर्ड में स्वामी का नाम दर्ज होना चाहिए। जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, और प्लस में पट्टा अधिकार का मानकी, ये जैसे तीनों रहेंगे तो उपरोक्त में सभी को माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? यहाँ पर देखिए दोस्तों, लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत की गई थी 2011 में। अब इस योजना से संबंधित मुख्य तथ्यों को आप लोग जानते होंगे कि निर्धारित किया गया है कि 2 बच्चे ही होना चाहिए। बच्चे का शादी कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष से कम में नहीं होना चाहिए, उसी को लाभ इसको मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि CAMPA से तात्पर्य है। CAMPA से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा कि झारखंड प्रतिपूरक वनकीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, यानी इसका फुल फॉर्म है कि इसका इससे तात्पर्य रखा गया है प्राधिकी वनकीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में खाली स्थान वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो कितने वर्ष के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरू की है? तो आपको पता हो जाना चाहिए योजना 5 वर्ष के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड में। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा कि राष्ट्रीय हरित मिशन जो है इसका शुरुआत जो है मौजूदा वनों को घनत्व में सुधारने के लिए झारखंड में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण खाली स्थान में गठित की गई। तो झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है दोस्तों ये गठित की गई है 2009 ईस्वी में। और 2009 में ही जो यहाँ पर देखें तो जो जलीय जीव का घोषणा किया गया है, जो डॉल्फिन जो है वो जलीय जीव होगा पूरे भारत देश के लिए। तो इस तरह से आप अगर याद रख सकते हैं दोस्तों। अब आपको पता होगा कि जो गंगा नदी है वो मात्र साहेबगंज जिला से ही गुजरती है झारखंड में देखें तो। अगला प्रश्न है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। तो गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं रणेंद्र जी। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उपन्यास एवं साहित्य से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उपन्यास और साहित्य में जो मुख्य रूप से देखें तो उसको जो राइटर होते हैं उसको याद करना है कि कौन सा नाटक है, कहानी है
या उपन्यास है उसके लेखक कौन है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है कि कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। तो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सोलेमान मुर्मू। अगला प्रश्न है कि खेरवाल बांसुधोरम पुथी की रचयिता हैं। तो खेरवाल बांसुधोरम पुथी के रचयिता हैं माझी रामदास टुडू। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। तो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है। तो किसका जन्मशती 2016 में हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा राधा कृष्ण जी का। ये झारखंड के देखें दोस्तों तो बहुत ही प्रसिद्ध रचयिताकार हैं, लेखककार हैं, नाटककार हैं, इनमें सारा गुण मौजूद है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक की रचनाएं की गई हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। तो बिहार स्पंज आयरन जो संयंत्र अवस्थित है वो कहाँ है दोस्तों, तो चांडिल में। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना का जो प्रारंभ किया गया है दोस्तों वो झारखंड में किया गया है। आपको पता होगा कि आप निजी क्षेत्र में वन लगाएंगे तो इसके तहत सरकार आपको पैसा मुहैया करती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है। तो इसमें आवासों की संख्या कितना रखा गया था दोस्तों, तो 11,000, जिसमें अगर देखें दोस्तों तो इसमें 75,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा योजना बनाओ प्रयास का शुरुआत कब की गई। तो योजना बनाओ प्रयास की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2016 ईस्वी में हुई और बहुत सारे योजनाओं का 2016 में निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने विनिर्माण के क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को लाभन के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की। यहाँ पर देखें तो जो सरस्वती योजना की शुरुआत होता है वो 2014 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है। तो प्रथम शहीद होने का जो गौरव प्राप्त है वो तिलका माझी को प्राप्त है। आप लोग पढ़े होंगे तिलका माझी, जिनके नाम पर के भागलपुर में तिलका माझी विश्वविद्यालय भी खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। तो झारखंड के प्रमुख परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति हैं अल्बर्ट एक्का। आपको पता होगा कि जब भारत का युद्ध हुआ था उस समय ये अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी पोटा सरदार किस जनजाति से संबंधित थे। तो जो पोटा सरदार हैं दोस्तों वो आपका हो जाएगा मुंडा जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि मारंगोम के किसे कहा जाता है। तो मारंगोम के जो है जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब जयपाल सिंह मुंडा आपको पता होगा अच्छे से दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा ने ही झारखंड पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो अध्यक्ष था सुखदेव सिंह महतो थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका बी, सुखदेव महतो। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। तो कौन पढ़ा के अधिकारी नहीं थे दोस्तों, तो पाठ मुंडा अधिकारी नहीं थे। कल ही हम बताए थे दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाए थे। तो जो कुंवर होता है यानी कि जो कुंवर को यहाँ बोल सकते हैं ठाकुर हो गया, इसके बाद कर्ता जो दरोगा हो गया, इसके बाद लाल जो होता है वो वकील होता है। तो इस तरह से हम बताए थे सभी पाठ को।
और इसको अच्छे से याद किए होंगे तो आपको प्रश्न गलती नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासन राजा दुर्जन शाह ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वार्षिक कर की राशि थी, तो कितना राशि थी दोस्तों? तो 6,000 रुपये वार्षिक थी। इन्होंने क्या हुआ था कि अकबर की मृत्यु के बाद इन्होंने बोला कि हम मुगल सम्राट के अधीन काम नहीं करेंगे, उनकी जो व्यवस्था थी उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद इसको पकड़ करके 12 वर्ष के ग्वालियर के जेल में डाल दिया गया था। इस तरह से इनका इतिहास है दोस्तों, इसमें नहीं जाते हैं, लंबा इतिहास है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित यमलौकिक प्रधान कौन होता था? तो अगर शासन व्यवस्था सभी जनजातियों का पढ़े होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। जो महतो होते थे उससे पहले बैगा इन लोगों का कार्यभार को देखता था। बाद में बैगा के स्थान जो है महतो ने ले लिया और बैगा जो है एक गौण्य रूप में काम करने लगे, मतलब उतरा उसका सहायक के रूप में काम करने लगे। अगला प्रश्न है कि संथाल के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उपप्रधान कौन था? तो यहाँ पर उसका उप प्रधान होता है दोस्तों प्राणिक होता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं दोस्तों क्योंकि 100 प्रश्न है, टाइम ज़्यादा आपका ना लगे इसलिए फास्ट करा रहे हैं। अगर आपको लगेगा तो उसको स्लो करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को देखें तो थॉमस विल्किंस ने मान्यता दिया था। अगला प्रश्न है कि 2016 में पद्मश्री अवार्ड झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो सिमोन उरांव को इनको सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था? तो देखें तो स्टीफन मरांडी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था? तो कौन सा झांकी था दोस्तों? तो मलुटी का मंदिर को झांकी में प्रस्तुत किया गया था बना के। तो यहाँ पर देखिए तो मलुटी मंदिर आपको पता होगा कि दुमका जिले में है। अगला प्रश्न है कि किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कौन सा राज्य में पहला स्थान बना है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर केरोसिन तेल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरे थी? तो कहाँ से नहीं गुजरती दोस्तों? तो यहाँ पर देखें तो पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरती। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि पंचायती राज का समर्थन किया। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है कि पंचायत राज इलेक्शन का विरोध किया, जाति प्रथा का समर्थन किया और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है कि जिसने जंगल का साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को देखें तो कहा जाएगा भूइनहारस। तो भूइनहारस दिया है उसको भूइहर्ष भी बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। और वहीं अगर मुंडा शासन में जाएंगे दोस्तों तो जो उसको खूंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो यहाँ पर आपको पता होगा जो बैगा के कार्य होगा एक ग्रामीण देवताओं को शांत करने का काम करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय है दोस्तों खेती करना। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अब सदान क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग बाहर से आकर के झारखंड बैठे उसको सदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड की आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? तो यहाँ पर देखिए जो असूरी भाषा है ये आदिवासियों के समुदाय से विलुप्त होती जा रही है। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र ने सृजन का मुख्य कार्य है?
तो इसका यहाँ पर देखें तो मुख्य कार्य हैं इनमें से सभी, यानी ज्ञान से प्रदर्शन करना, जागरूकता फैलाना और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। तो आपदा प्रबंधन जो संकेंद्रण जो ज्ञान है, ये सभी चीज़ों का प्रसार करते हैं। तो देखते हो कि जब आपदा आने वाली होती है तो रेडियो में सूचना दिया जाता है, पेपर के माध्यम से दिया जाता है और लोगों को सतर्क भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो 2010 में गंभीर सूखे का अनुभव किया। आप लोग जानते हैं कि सूखा में सबसे ज़्यादा प्रभावित जगह है पलामू प्रमंडल। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा खाली स्थान राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा एसडीएम की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है? तो किस धारा के तहत करती है? तो धारा 14(1) के तहत। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो वाईफाई जो ग्राम है वो कसमार में स्थित है, कसमार प्रखंड में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ है? तो किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो CCL के बीच हुआ था, सरकार, झारखंड सरकार और CCL के बीच। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जलवायु को सबसे प्रभावित करने वाले झारखंड में सबसे अगर देखें समस्या है दोस्तों तो जंगल में आग। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। क्या होता है कि जब महुआ का सीजन आता है, महुआ यानी गर्मी, जो फागुन महीने का, तो उस समय महुआ का फूल गिरती है। उस फूल के बिनने के चलते, चुनने के चलते लोग जंगल में आग लगाते हैं और पेड़ के नीचे को साफ करते हैं ताकि आसानी से चुना जा सके। ये झारखंड में सबसे बड़ी समस्या रही है जंगल में आग लगने का। और दूसरा में देखिए तो कारण बनती है जलवायु परिवर्तन का। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो सुरक्षित वन में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है कि बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा कि सरकार से अनुमति लेकर कुछ आप कर सकते हैं, उसके बिना अनुमति के आप वहाँ पर कुछ भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो जलवायु क्षेत्र की अगर झारखंड में बात करें दोस्तों तो 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष में गठित की गई थी? तो इसका गठन कब हुआ है? तो 2010 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। अगला प्रश्न है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो DDA का जो MA का नेतृत्व करता है तो जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता। यहाँ पर उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर देखें तो 2013 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो झारखंड देखिए दोस्तों तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रभावित हुआ या प्रकाशित हुई? तो झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 2014 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है?
तो यहाँ पर देखिए, तो ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पर समाहित है। इससे पहले क्वेश्चन पूछता है कि कब रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो 2014 में। अब पूछता है, तो अपना ही रिपोर्ट को भी दे दे 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है। तो थोड़ा समझने का फेर है, कभी कभी आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है कि संथाली का प्रथम छोटा कहानी का संग्रह था। प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कुकमू। आपको पढ़े होंगे अगर संथाली भाषा साहित्य, तो उसमें लिखा है कि जो पहली बार कहानी का जो संग्रह हुआ था वो कुकमू था। अगला प्रश्न है कि लांगड़े क्या है। तो लांगड़े जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एक प्रकार का नृत्य है। कजली कब गाया जाता है। तो कजली है दोस्तों, आपको पता होगा कि वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टांगीनाथ केंद्र था। तो टांगीनाथ का केंद्र जो है वो पशुपति संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें तो बोला जाता है कि परशुराम के फरसा यहाँ पर गिरा हुआ था, इसी चलते यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कहाँ है, तो गुमला जिले में। अगला प्रश्न है कि धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। और कल ही बताया था दोस्तों, जो गीती वड़ा होता है वो किसका होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो मुंडा जनजाति का होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून किस सन में लागू हुआ। तो सिंगल विंडो योजना की शुरुआत 2015 में झारखंड में हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न कुछ ज़्यादा ही हैं, और इसीलिए करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो रूस के सहयोग से हुआ है। अगला प्रश्न है कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो अवस्थित है वो तिपुदाना रांची में। अगला प्रश्न है कि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल ईंधन संयंत्र अवस्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका रांची में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। तो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है कहाँ, तो आदित्यपुर में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनजाति अगर देखें दोस्तों संख्या, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है कि सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा से मनाई जाती है। तो सोहराई त्यौहार जो है दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, और ये जानवर धन के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो दोस्तों कि आप प्रश्न को ऐसा मत सोचिए कि किस जनजाति में हाँ जिला में ज़्यादा है या कम है। आपको क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार बनाना होता है। अगला प्रश्न है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। तो जो दुमका है उसको उप राजधानी के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान किया। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न पूछता भी है कि उप राजधानी कौन है, तो दुमका है। अगला प्रश्न है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। हिल असेंबली प्लान जो है दोस्तों क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। किस लिए, तो आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो संथालों में जो सबसे विवाह का सामान्य रूप है वो बुपला है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है।
तो यहाँ पर देखें तो हुंडू जलप्रपात स्वर्ण नदी बिल्कुल सही है। जोन्हा जलप्रपात राड़ू नदी। और दसम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो दसम जलप्रपात जो है कांची नदी। और यहाँ पर लोध जलप्रपात जो है दोस्तों वो हो जाएगा बूढ़ा नदी, जो लातेहार जिला में है। यहाँ बराकर न होकर के बूढ़ा नदी होना चाहिए, तो इस तरह से गलत है यहाँ पर, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध जो आपको पता होगा कि बराकर नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध, पंचेत बांध, ये जितने 4-5 बांध हैं जो दामोदर नदी के सहायक नदियों पर अवस्थित, तो सभी को नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है दोस्तों 1365 मीटर है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न है कि तुराम-डी में से किस खनिज का खनन होता है। तो तुराम-डी में देखें तो एस्बेस्टस खनिज का खनन होता है। अगला प्रश्न है कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। तो बेंटोनाइट का जो निक्षेप है वो साहेबगंज जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1962 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे खाली स्थान कानून के द्वारा डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस कानून के तहत डाला गया है, तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के तहत। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकटीकार को देखें तो पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो भूत खेत को सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। भूत खेत क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पूजा पाठ के बदले भूत खेत को दिया जाता है। देखें तो पाहन लोग को इसको देने की प्रथा है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो होगा वह अहस्तांतरणीय होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया गांव होना चाहिए था, चिड़िया गांव प्रसिद्ध है। तो चिड़िया गांव जो हो वो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो लाह का सबसे अधिक उत्पादन में अगर देखें तो खूंटी जिला। जगह पूछता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि जगह कहाँ है। जो सतबरवा है वो जगह सबसे ज़्यादा फेमस है लाह उत्पादन में, लेकिन यहाँ पर जिला पूछ रहे हैं तो इसलिए खूंटी करेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। तो वन एवं पेड़ों का आच्छादन में देखिए प्रति व्यक्ति में तो 0.08 हेक्टेयर यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये जिले हैं। तो किस जिले में है दोस्तों जिसे सम्मिलित किया गया, तो आपका हो जाएगा सी हजारीबाग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो रजरप्पा जो है दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंडियन स्कूल्स ऑफ माइन की स्थापना हुई थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना हुई दोस्तों
कब? तो 1926 ईस्वी में। इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई है थी? तो रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर के हुई है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। कब स्थापना हुई रांची विश्वविद्यालय के, पता होगा 1960 में। अगला प्रश्न है XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। तो XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने की थी। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। पहली महिला है जिसने ओलंपिक खेला तो निकी प्रधान जी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आपको पता हो जाएगा दीपिका कुमारी तीरंदाजी, इन्हीं को सम्मानित किया गया था। तो हुए आपके 100 प्रश्न खत्म और आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो सिलेबस है, सिलेबस से बिल्कुल बाहर प्रश्न एक भी नहीं है। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आप तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, एक नोट बनाइए और नोट में वो सारी चीज़ों को टॉपिक बाय टॉपिक लिखिए जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगते हैं। इसके बाद अपने नोट तैयार हो जाएगा, उसको एग्ज़ाम के समय एक हफ्ता में आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।